नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का 17 टाइम जो पेपर हुआ है 5 फरवरी 2023 को, उसकी मैं आंसर कीज आपको बताने वाला हूं। लेकिन याद रखिएगा, आंसर कीज मैं वो वाली बताऊंगा, ये मैंने खुद सॉल्व करी हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से सॉल्व करी है, जिससे कि जो भी ये पर्सन जो है वीडियो देख रहा है ना, उसको 100% अपनी श्योरिटी होगी कि मैं जो आपको आंसर बता रहा हूं ना, वो आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। क्यों, कैसे? मैं आपको विद प्रोविजन, विद सेक्शन, विद एक्ट, विद क्लॉज, विद कौन से इलिस्ट्रेशन में ये बात लिखी हुई है, कौन सा एग्जाम्पल में बात लिखी हुई है, कौन सा केस लॉ में ये बात लिखी हुई है, सारी चीज बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाएंगी आपके पास। मैं ये चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पूरी YouTube पे आप चेक कर लेना, ये चीज आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। मैं विद सेक्शन आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा, तो याद रखिएगा, इतना आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आज मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल दिन रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी बट वो वीडियो मेरी हो गई करप्ट, तो इसलिए मेरे को अब थर्ड टाइम ही वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है FIR के रिगार्डिंग। अगर FIR SHO साहब जो रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे जी? SP के पास जाएंगे या फिर कंप्लेंट लेके मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। आसपास सेक्शन नंबर 154 क्लॉज 3 एंड 156 क्लॉज नंबर 3 ऑफ द CRPC। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? पहले मैं आंसर बता देता हूं, आंसर होगा सी। अगर 160 की स्टेटमेंट जो है पुलिस वाले रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वैसे केस के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 15 साल से कम उम्र का है और 65 साल से ज्यादा उम्र का है, तो उसको थाने में बुला के हम उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम मतलब पुलिस ऑफिसर। तो ऐसे केस में सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 161 के प्रोविजन अगर ये पढ़ोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट के अंदर झूठ बोलता है एफिडेविट देने के बाद में, तो ऐसे केस के अंदर क्या करोगे यार? ये तो प्रिजुरी का ऑफेंस है, सेक्शन नंबर 193 ऑफ द IPC के अंदर ये पनिशेबल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट करा हुआ है, तो आंसर वुड बी ए। फोर्थ क्वेश्चन का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सेक्शन नंबर 82 पढ़ोगे, उसके अंदर ये चारों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि अगर कोई भी समन केस, किसी ने समन ट्रायल का केस है वो इंस्टीट्यूट करा विक्टिम ने, अब विक्टिम ही नहीं आया कोर्ट के अंदर, या विक्टिम मर गया हियरिंग के टाइम पे, हियरिंग से पहले, अब ऐसे केस के अंदर कोर्ट क्या करेगा? एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, तो एक्यूटल ऑफ द एक्यूज्ड, फिफ्थ का बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा होगा सी, सेक्शन नंबर 20 ऑफ द CPC के तहत। ये मैं आपको सेट बी करा रहा हूं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर सेट बी करा रहा हूं मैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, रेस जुडिकाटा CPC का हमारा सेक्शन नंबर 11 के अंदर डिफाइन करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा ए, ठीक है, ए होगा। ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 18 के तहत मिस्टर ए में ट्रीट हिज जॉइंट डिक्री एज क्रॉस डिक्री अंडर ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आंसर होगा हमारा ABC। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ना क्या हुआ था, ABC जो है ना जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर थे, उन्होंने तीनों ने मिलकर अपना एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, ठीक है। अब जिसको मॉर्गेज करी उसने तीनों के खिलाफ केस फाइल कर दिया, समन आया केवल ए नाम के व्यक्ति को, ठीक है। ए नाम का व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति, सी नाम का व्यक्ति, तीनों कोर्ट में गए नहीं, कोई भी समन इशू एक हुआ था, कोई भी नहीं गया। अब ऐसे केस के बी एंड सी ने सेट असाइड कराने के लिए एक्स पार्टी डिक्री को एप्लीकेशन लगाई। वैसे केस के अंदर जो BNC यहां पे बात होगी कि जो सेट असाइड की जो डिक्री है वो तीनों के फेवर में होगी, ABC, हाँ भाई बिल्कुल होगी, याद रखिएगा। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 9 का होगा सी। डी की बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, सेक्शन नंबर 26 ऑफ द CPC, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 11 की बात करें तो रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट को 30 दिन के अंदर फाइल कर देनी है, बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लगेगा, बट आप अगर सेक्शन नंबर 100 का क्लॉज नंबर 4 ऑफ द CPC पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो सेकंड अपील डालोगे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग नहीं होती है, केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग होती है। तो सेकंड अपील हमारा जो सी पॉइंट है वो इसका सही जवाब है, जो कि गलत बात लिखी हुई है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो टेम्परेरी इंजंक्शन अगर मुझे चाहिए तो मैं कहां जाके लेऊंगा? मैं जाके लेऊंगा ऑर्डर नंबर 39 में, याद रखिएगा। अब 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन पेपर है और ये मैंने अपने खुद आंसर्स अभी आपके लिए निकाल के सॉल्व करे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर इस सेक्शन में मिलेगा, इस क्वेश्चन का अंदर इस एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इस क्लॉज में देखने को मिलेगा, इस इलिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं 110% ऑथेंटिक है, 100% में बात कर रहा हूं, 99.9% भी नहीं बोल रहा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बता दिया, डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज हमारा कहां पे मेंशन है? ऑर्डर नंबर 21, जो एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर नंबर 21, तो उसका अगला ऑर्डर नंबर 22, इसके अंदर हमारे को डिफाइन करा हुआ है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 15 की बात करें, रेस्ट गैस सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो 15 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, 17 हमारा है सेक्शन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो है सी आंसर होगा, सेक्शन नंबर 19 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से जो बिलोंग करता है, ठीक है जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, जुडिशियल एविडेंस हमारा क्या होता है भाई? वो एविडेंस जो आपने कोर्ट में या प्रूव करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए दिया है, ठीक है, उसको हम जुडिशियल एविडेंस बोलते हैं। ये अगर मैं सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ूंगा मेरे को वहां पे देखने को मिल जाएगा। 18 की बात करें, डॉक्यूमेंट हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत क्या चीज नहीं होती है? अगर मैं सेक्शन नंबर 3 पढ़ता हूं इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहां पे डॉक्यूमेंट की टर्म मेरे को बता रखी है, उसमें मेटल प्लेट भी बोला, इंस्क्रिप्शन ऑफ मेटल प्लेट, मैप प्लान, कैरिकेचर जो हमारा कार्टून के बॉक्स होते हैं, ठीक है, ये सब बता रखी है, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। 18 का होगा डी। 19 की बात करें, प्रिजम्पशन ऑफ द डाउरी दैट सेक्शन नंबर 113 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट
के अंदर बता रखा है कि भाई 7 साल से कम उम्र, मैरिज के 7 साल से अंतर्गत डेथ होनी चाहिए, डेथ से पहले उसको डाउरी डेथ के लिए पीड़ित करा गया हो, ठीक है, विक्टिम हो वो। तो 113B इसके अंदर बता रखा है, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि भाई हाँ, हम तो एक्यूज बंदे को बोलते हैं कि भाई तुमने ही डाउरी डेथ में मारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सेकेंडरी एविडेंस, सेक्शन नंबर 63, इसका आंसर होगा सी। तो आप अगर सेक्शन नंबर 63 पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 63 पढ़ोगे, उसका क्लॉज नंबर 5 के अंदर जाओगे, जब आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का है सी। क्वेश्चन नंबर 21 का है सी। प्लेंट हमारा जो है, प्लीडिंग जो है हमारी प्लेंट भी होती है, रिटन स्टेटमेंट भी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? वो कन्फेशन जो आपने जज के अलावा, मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी दुनिया में किसी भी इंसान को दिया है, उसका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। तो 22 का हमारा होगा ए। 23 आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है वो बाउंड नहीं है भाई, किसके प्रोविजन को अंतर्गत मानते हुए, सीपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये बात कहीं पे लिखी है सर, ये बताओ। हाँ, सेक्शन नंबर 19 आप पढ़ोगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन नंबर 20 की बात करें, आर्बिट्रल एग्रीमेंट हमारा सेक्शन नंबर 7 के अंदर बताया हुआ है। सेक्शन 24 का है हमारा बी। 25 की बात करें तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हमारी टर्मिनेट कब होती है? अगर फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड पास हो गया हो, या फिर जो हमारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इशू है या ऑर्डर फॉर टर्मिनेशन की बात आती है, तो 1 और 3 इसका आंसर है। 25 का होगा ए। 25 के अंदर हमारा कहां पे मेंशन करा है? कहीं पे सेक्शन नंबर 32 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आप पढ़ोगे, देखने को मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 29 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट क्या बात करता है कि ये मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, ये 2/4 3/4 की बात नहीं करी है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स। 26 का हमारा होगा आंसर नंबर डी। 26 का आंसर 20, इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 29 क्लॉज नंबर 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, मेंटेनेंस ऑफ पेंडेंट लाइट, हमारा सेक्शन नंबर 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बताया हुआ है। तो 27 का आंसर होगा सी। 28 का आंसर होगा हमारा बी। 28 का आंसर होगा बी। अगर मैं सेक्शन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 6 पढ़ूंगा, डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, उसमें बोला है कि मुस्लिम जो वाइफ होती है वो डिवोर्स लेना चाहती है तो वो ले सकती है अगर उसका हस्बैंड जो है इनसेन है, ठीक है, याद रखिएगा। लीडिंग क्वेश्चन कहां पे पूछेंगे? केवल क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछेंगे। हालांकि एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे रहा हूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, क्या यहाँ पे प्रोसिक्यूशन अपने ही खुद के विटनेस का क्रॉस एग्जामिन कर सकता है? बताओ, रेफरेंस को बताऊं उसका आंसर। रेफरेंस में अगर आपका ही विटनेस हॉस्टाइल हो जाए तब, याद रखना, कोर्ट के परमिशन लेने के बाद में। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। 30 में बोला है कि भाई वॉइड मैरिज हमारी कब मानी जाएगी? पहले तो बात ये रखिए, सेक्शन नंबर 5 इसके अंदर आता है हिंदू मैरिज एक्ट का। सेक्शन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 1 वॉइड मैरिज का आता है, बाइगेमी मोनोगमी की बात करता है। सेक्शन नंबर 5 का 4 जो हमारा बात करता है अगर भाई आपका जो है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में, सॉरी, आपका वॉइड मैरिज होगी। सेक्शन नंबर 5 का 5 जो बात करता है सपिंडा रिलेशनशिप में अगर आपकी शादी हुई है, सॉरी, आपकी वॉइड मैरिज होगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट बता रखे हैं, बाइगेमी, प्रोहिबिटेड, सपिंडा, हाँ, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि चाइल्ड मैरिज हमेशा और हमेशा वैलिड होती है लेकिन पनिशेबल होती है सेक्शन नंबर 18 के तहत, लिखी हुई बात ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। तो 30 का होगा डी। 31 का सपिंडा रिलेशनशिप कहां डिफाइन है पहले तो दिमाग में क्लियर कर लो। 3F के अंदर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मदर की साइड से 3 जनरेशन, फादर की साइड से 5 जनरेशन, तो ये बात यहां पे लिखी हुई है। तो 31 का होगा बी, ठीक है। और 3F हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं, डिवोर्स के ग्राउंड कौन कौन से नहीं है? मेंटल डिसऑर्डर डिवोर्स का ग्राउंड है, हां। वेनेबल डिसीज, हां। इनक्यूरेबल इंस्ट्रूमेंट, हां। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। 32 का होगा डी। आप सेक्शन नंबर 13 का क्लॉज नंबर 1 ही पढ़ लोगे ना, उसमें सारे पॉइंट्स आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके शॉर्ट फॉर्म बताऊं आपको, डिवोर्स के जो ग्राउंड्स होते हैं ACDCURVR 7, ठीक है। 7 पॉइंट्स बता रखे हैं, मैंने 9 बताए हैं ना, तो 1 के अंदर 2 पॉइंट बता रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए इंक्लूजन में 7 ग्राउंड्स होते हैं, ACDCURVR 7। ये एक ट्रिक होती है जुडिशियल एग्जाम्स के प्रिपरेशन अगर कर रहे हो उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो अगर कोई भी डिवोर्स लेना चाहे इंडियन क्रिश्चियन कहां से ले सकता है भाई? अपने इंडियन क्रिश्चियन एक्ट से भी, और अपना डिवोर्स एक्ट है वहां से भी ले सकता है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? 33 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं तो सेक्शन नंबर 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट डील्स विद इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, तो 34 का होगा हमारा बी। 35 पीआईएल जो है एंटरटेन हम कौन से मुद्दों पे नहीं करेंगे? लैंडलॉर्ड, टेनेंट, भाई ये तुम्हारे पर्सनल मुद्दे हैं, इसको तुम पीआईएल क्यों बना रहे हो? तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के जो मुद्दे होते हैं हमारी पीआईएल के केस के अंदर कैटेगराइज नहीं करे जाते। हु इज द फादर ऑफ पीआईएल? पीएन भगवती जी, ठीक है। 37 की बात करें तो 36 का हमारा है पीएन भगवती डी। 37 का हमारा क्या है? पहले तुम आंसर बता देता हूं उसका, पहले एक बार पढ़ लेता हूं। हाँ, सेक्शन नंबर हमारा मेरे हिसाब से इसका, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, गलत नाम ना, हाँ, इसका सेक्शन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 37 का है हमारा ए, सेक्शन नंबर 5। इसमें बात बोला कि भाई मुस्लिम वाइफ के पास अधिकार है, सेक्शन नंबर 125 से लेकर 128 ऑफ सीआरपीसी की मदद लेके वो मेंटेनेंस पा सकती है। क्या उनके पर्सनल लॉ के अंदर भी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है? यस, सेक्शन नंबर 5 के अंदर बात लिखी है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हमारा किससे रिलेट करता है? राइट ऑफ स्पीडी जस्टिस, तो 38 का होगा ए। 39 का क्या है? यूसुप्रेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस के तहत हम कौन से रिट इशू करेंगे? रिट ऑफ क्यो वारंटो, 39 का होगा सी। 40 का क्या है? रिच एंड बैल केस हमारे किससे रिलेटेड? नेचुरल जस्टिस से। 41 ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, भाई देखो एक बात बताओ, ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम का मतलब क्या है? दूसरे की भी बात सुन लो, दूसरे की साइड भी तो सुन लो, वो क्या कहना चाह रहा है। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। किसी भी व्यक्ति को हम कंडोन यानी माफ नहीं करेंगे विदाउट बीन हर्ड। 42 की बात करें, बार काउंसिल के पास अधिकार है कि वो रूल्स बना सकते हैं एज पर द एडवोकेट एक्ट 1961। 43 के अंदर क्या बता रखा है कि अगर कोई वकील है, प्रैक्टिस कर रहा है,
अगर वो लॉ पढ़ाना चाहता है, कितने घंटे तक पर डे पढ़ा सकता है? 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे। 43 के क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अंदर यूजीसी की भी अपनी गाइडलाइंस है, ठीक है, यूजीसी की अपनी गाइडलाइंस, उन्होंने भी ग्रांट दे रखा है कि हाँ एक वकील पढ़ा सकता है, तो कोई इसमें डाउट आता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें कि अगर कोई भी वकील, ठीक है, फौज डॉक्यूमेंट के तहत कोर्ट के ऑर्डर जो है फौज जमा कराता है, देता है अपने क्लाइंट को, कोई इसके अंदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ये केस आएगा। कोई है ऐसा पहला केस? हाँ, प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा, ये केस है। इसमें ये बार काउंसिल के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दी थी पार्टी ने कि भाई साहब मेरे वकील ने जो है ना मुझे जाली झूठे कोर्ट के ऑर्डर पेश कर दिए कि आप तो हमारा क्या, हमने आपका केस जितवा दिया, हमारे को फीस दो, जो कि गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करूं तो रियल पर्पस पीआईएल का क्या नहीं है? डी वुड बी द करेक्ट आंसर, गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार बोल रखा है कि भाई ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बजाय लोगों ने पब्लिसिटी लिटिगेशन बना दिया, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बना दिया यहां पे, ठीक है, जो कि गलत बात है। 46 की बात करें तो 46 के अंदर अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 14 का क्लॉज नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे, इसमें मिल जाएगा। 47 की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये कंपनी लॉ के अंदर गवर्न होगा। 47 का होगा बी। 48 का है हमारा, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, 5A यानी कि बी। तो एनजीटी के पास आपको अपील लगानी है तो 5A के अंदर, यहां पे एनवायरमेंटल लॉ के तहत ये 5A के अंदर बात लिखी हुई लगा सकते हो। 49 का पहले आपको आंसर बता दो बी, आर्टिकल नंबर 51A जी की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज बता रखी है। 50 क्वेश्चन का आंसर है सी, केवल हाई कोर्ट के अंदर लग सकती है अपील, कि अगर आप साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो उसकी मैं अपील लगाना चाहता हूं, अपील लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यही है केवल हाई कोर्ट में अपील लगाओगे। कहां लिखिए बात? सेक्शन नंबर 62 ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो इसको बोलेंगे एड्रेसी। क्वेश्चन नंबर 51 का नाम है, आंसर है एड्रेसी, सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 1 ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की मैं बात करूं तो अगर कोई भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना है तो 7 मेंबर तो होने भैया बहुत जरूरी है, याद रखना। 52 का होगा डी। 53 का हमारा आंसर होगा 60 डेज। 53 का होगा हमारा सी, ठीक है। कहां लिखी है बात? सेक्शन नंबर 37 आप पढ़ोगे एडवोकेट्स एक्ट 1961 का, तो सेक्शन नंबर 37 में 60 डेज आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 51 सेट बी के अंदर। 54 की बात करूं तो अगर कोई भी व्यक्ति उसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। 54 का आंसर है हमारा ए, ऑक्यूपायर, ठीक है। 55 का हमारा आंसर है कि अगर आपकी फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो आपको सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तो 55 का है ए, ठीक है। 56 का है कि अगर आप देखते हो रोड एक्सीडेंट हो गया तो आपकी सबसे पहले ड्यूटी क्या होगी एज एन एडवोकेट? सबसे पहले आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए कॉल करोगे 100 नंबर पे, फिर आप इंश्योरेंस वालों को इन्फॉर्म करोगे। तो 56 का है ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 57 की बात करें, देखो 57 में स्किप कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसका लगता है कि ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे इसका जो है केस लॉ भी दिमाग में घूम रहा था बट मैं स्किप हो गया, मेरे हिसाब से 57 का आंसर नहीं मिला मुझे इसके अंदर, मुझे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो 58 का मैं अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 58, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस इज अ लैंडमार्क केस व्हिच इज बेस्ड ऑन मैक्सिम ए डैमियम साइन इंजूरिया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 59 की अगर मैं बात करूं तो जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होते हैं उनका कितना जुरिडिक्शन है, बस इतनी सी बात पूछी है। तो 59 का है बी, 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड वो नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सीड 10 करोड़, इसका आंसर ये है बी। लिखी का है आप अगर सेक्शन नंबर 58 का क्लॉज नंबर 1 का सब क्लॉज नंबर पॉइंट नंबर 1 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला एक्ट अगर पढ़ोगे, 2019 वाला मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा बी, 10 करोड़, ठीक है। 60 क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर बात लिखी हुई है कि अगर कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर पास करा जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा तो वो हमारा इंग्लिश में होगा भाई, ठीक है। तो 60 का होगा हमारा बी। लिखी का है सेक्शन नंबर 9 ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के तहत ये हमारा आंसर होगा बी। आगे बात करते हैं, किसी व्यक्ति को हम रेजिडेंट कब मानेंगे? अगर वो व्यक्ति भारत के अंदर फिजिकली प्रेजेंट है 182 डेज के लिए या उससे ज्यादा, ठीक है, एक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उस व्यक्ति को हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान लेते हैं। तो 61 का है ए, याद रखना टैक्सेशन आप लॉ पढ़ते हो ना, उसमें ये देखने को मिलता है। तो 62 की अगर मैं बात करूं तो अगर ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने एक जमीन खरीदी 80 लाख में, बेच दी 94 लाख में, 14 लाख रुपए का उसको जो है मुनाफा हुआ। अभी 14 लाख रुपए एज पर द इनकम टैक्स के अंदर वो कैसे शो करेगा? कैपिटल गेन के अंदर शो करेगा वो, ठीक है। तो 62 का है ए। लिखी का है ये बात सेक्शन नंबर 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के पढ़ोगे, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, मिस्टर मंजोत वो ट्रेडर है, ठीक है, उनकी अलग अलग गोदाम है, हमारे दिल्ली में गोदाम है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, JNK में है। अब आप लोग एज एन एडवोकेट उन्हें गाइड करोगे कि भाई उनको जीएसटी कहां लेना चाहिए। देखिए कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि भाई अगर जहां पे तुम्हारे को एग्जाम्पशन मिली हुई है वहां पे जीएसटी लेने की जरूरत क्या है? पहले तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जब तुम्हें जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पशन में है तो तुम क्यों दे रहे हो, क्या लेने की जरूरत? तो जहां पे जरूरत है वहां लोगे। तो अब दिल्ली में इसको टैक्सेबल, हाँ यहाँ पे दिल्ली में जीएसटी लेना जरूरी है, हाँ जी भाई।
पंजाब में लेना जरूरी है, एग्जाम करा हुआ है, क्यों लेने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में लेना जरूरी है, हाँ। जेएनके में लेना जरूरी है, हाँ, क्योंकि एग्जामिशन कुछ आइटम्स में, पूरे पे नहीं है, पंजाब की तरह पूरे पे नहीं है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर एंड जेएनके का जीएसटी जो है लेंगे कौन? मिस्टर मनजोत जी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बी, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 63 का है बी। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर 25 आप अगर रीड करोगे ना, तो सेक्शन नंबर 25 में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। 64 की बात करूं, जीएसटी का स्लैब 0, 5, 12, 18, 28, तो 64 का है सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूं तो अगर कोई भी हाँ ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है कि अगर भाई कोई भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, कंज्यूमर फोरम ने जो है अपना ऑर्डर पास कराए तो उसकी अपील कहाँ लगेगी? स्टेट कंज्यूमर फोरम में। बात खत्म। तो 65 का है ए। काम आती है, लिखिए नहीं पे सर? हाँ, सेक्शन 41 में लिखी तो है, तो उसमें सेक्शन में को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, लिखा हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 में ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सेक्शन नंबर 191 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन नंबर 193 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका आंसर मेरे मुताबिक ए होना चाहिए, बट ये पर्टिकुलर आंसर पे मैं 100% नहीं बोल रहा। बाकी सभी आंसर्स पे मैंने 100% बोला है, इस पे नहीं बोल रहा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अगर किसी को परमानेंट इंजंक्शन चाहिए तो उसको हम परपेचुअल इंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो ग्रांट करवा सकता है या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन नंबर 37 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 67 अगर आप पढ़ोगे, इंजंक्शन वाला जो क्वेश्चन है परपेचुअल इंजंक्शन, यहाँ पे बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो सेक्शन नंबर 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, हाँ, तो इसका 68 का होगा हमारा बी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, अगर आप सेक्शन में 65 पढ़ोगे स्पेसिफिक रिलीफ का, सुनने बोलता है कि अगर आपको कोई भी अपनी प्रॉपर्टी रिकवर करानी इमूवेबल वाली, वो सीपीसी के रूल फॉलो होंगे, बात खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 आ जाता है, तो इसके अंदर हमारा आता है यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज। ठीक है, ये हमारा आता है 58 ऑफ द टीपीए। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है तो मोहरी बीवी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, 71 अगर आप पढ़ोगे तो 71 के अंदर लिखा है कि पूरे सेक्शन नंबर 224 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का आपने घर खोला होगा, उसके अंदर इलिस्ट्रेशन दे रखी है 2, 1, 2, तो इलिस्ट्रेशन नंबर बी पूरी कॉपी पेस्ट कर दी है। तो 71 का होगा क्या? ए जो है लाइबल नहीं होगा इंडेमनिटी के लिए। ठीक है जी, याद रखिएगा। आगे बात करें तो हमारा बिल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा नहीं होता? प्रॉमिसरी नोट होता है, हाँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, हाँ। चेक होता है, हाँ। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। बिलिंग रिसिप्ट जो है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। 73 की बात करें भाई, देखो कानून का नाम है बड़ा, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसका आंसर होगा हमारा डी, 1, 2, 3, 4। इसका सेक्शन है हमारा, अगर आप सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 1 पढ़ोगे, कानून कौन सा? राइट टू फेयर कंपनसेशन, इतना बड़ा नाम मैंने बोला था। ठीक है, इसका कानून। 74 की बात करें तो अगर कोई स्पेसिफाइड व्यक्ति है, स्पेसिफाइड पर्सन है, तो उसका आंसर पहले सुन लो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। ठीक है, ए 74 का होगा ए। कौन से सेक्शन के बात लिखी है कि सर मैं आपकी बात पे भरोसा कैसे करूं? तो सेक्शन नंबर 46 पढ़ोगे आप अगर, राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिवैल्यूएशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट के तहत, तो ये आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो उसका आंसर आता है हमारा ए, 75 का आता है हमारा ए वुड बी द करेक्ट आंसर। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क, ठीक है, ये आंसर होगा। 76 के अंदर आईपीआर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती नहीं है? हिस्टोरिकल आइडेंटिफिकेशन, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 77 के अंदर हमारा डेक्लेरेटरी डिक्री एसआरए में सेक्शन 34 के अंदर बता रखा है। ठीक है, तो 77 का है ए। 78 की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स हमारे को चैप्टर नंबर पार्ट 3 में बता रखे हैं, तो 78 का होगा सी। 79 का होगा बी, 52nd अमेंडमेंट के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड करा गया था। 80 की बात करूं, केशवानंद भारती के केस में क्लियर बोल दिया था कि अगर कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में होता है तो वो कानून को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। केशवानंद भारती के केस में बात बोल दी थी। 81 यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया हुआ है। ठीक है, तो 81 का होगा डी। 82 आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट के तौर पर हम उसका भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 16, तो 82 का होगा ए। ठीक है, तो 83 के अंदर क्या बता रखे कि आर्टिकल नंबर 143 है, जहां पे प्रेसिडेंट जो मदद मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि भैया मुझे कुछ राय दे दो, तो राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कितने जज बैठ के राय देंगे? 5। कहां बात लिखी है? आर्टिकल नंबर 145 का क्लॉज नंबर 3 पढ़ोगे, उसके अंदर बात क्लियर कर रखी है। तो 83 का हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, तो 84 का हमारा क्या आंसर होगा? 84 में लिखा है कि आर्टिकल नंबर 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ये क्या होता था हमारा, वो होता था फंडामेंटल राइट 19 के अंदर, अब उसको उठा के 300 में डाल दिया। अब सरकार का मन करेगा, लीगल राइट है, आपका प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगी, आपको बट रीजनेबल कंपनसेशन भी देगी। ठीक है, तो एनी पर्सन की बात करिए तो 84 का होगा ए। 85 के अंदर क्या बात रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का संविधान का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहीं पे ये बात लिखी है? हाँ, आर्टिकल नंबर 393 अगर आप पढ़ोगे वहां पे बात लिखी हुई है। 86 के अंदर क्या बात लिखी है कि हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट हमारा कौन सा शेड्यूल नंबर 7 के अंदर डिफाइन करा हुआ है, तो 86 का है ए। क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर बात लिखी है सेक्शन 82 ऑफ द आईपीसी, 83 ऑफ द आईपीसी। 82 क्या कहता है, अगर कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध करता है तो हमारा पनिशेबल ऑफेंस नहीं होता है, लेकिन 83 क्या कहता है 7 साल से ज्यादा, 12 साल से कम, उसका मेंटल स्टेबल देखा जाएगा कि बंदा इतना होशियार है अपराध करने के लिए, अगर है तो पनिशेबल करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो 87 का है हमारा बी, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। 87 का होगा हमारा बी।
88 के ऊपर आते हैं, तो अगर आपका गिल्टी माइंड है, रॉन्गफुल एक्ट करते हो, तो आप पिनल लाइबिलिटी के लिए हकदार होंगे। तो 88 का होगा सी। 89 का होगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन नंबर 96 टू 106। 90 का होगा हमारा सेक्शन नंबर 90, हमारा डी वुड बी द करेक्ट आंसर, जहां पे वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन नंबर 90 ऑफ आईपीसी की बात करिए। ठीक है, 91 का क्वेश्चन नंबर होगा हमारा जो डेथ ऑफ द चाइल्ड अंडर द वुमेन्स वूम, ये हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 299 ऑफ द आईपीसी के अंदर बात करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर डिफॉर्मेशन की पनिशमेंट सेक्शन नंबर 500 ऑफ द आईपीसी 2 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा हाँ डी होगा। आर्टिकल नंबर 13 हमारा लॉ हमारा कौन सा नहीं है भाई, रूल्स लॉ होते हैं, कस्टम लॉ होते हैं, बाय लॉज लॉ होते हैं, आर्टिकल नंबर 30 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो अगर मैं आपको चार दीवारी में बंद कर दूं, ना आगे जाने दूं, ना पीछे, ना लेफ्ट, ना राइट, क्या होगा वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340 ऑफ द आईपीसी के अंदर पनिशमेंट मानी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 हमारा आता है प्ली बार्गेनिंग के अंदर आपको नॉट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स आएगा हमारा बी, 95 का होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 की बात करूं तो हमारा सेक्शन नंबर 125 जो है सेक्युलर बना दिया गया था। कौन सा केस है? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं इस केस के आने के बाद, मैं आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, बट एक्चुअल में सेक्शन 125 सेक्युलर इन नेचर बन गया। 97 अगर कोई भी समरी ट्रायल है केस का, तो किसके पास पावर है इसका ट्रायल चलाने की? भाई कोई भी मैजिस्ट्रेट हो, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, एनी मैजिस्ट्रेट। ठीक है, या और एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आल्सो, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे क्या बात करते हैं कंपेल का, हमारे इसके प्रोविजंस आते हैं 98 का आता है ए। ठीक है, 98 का आता है हमारा ए एंड 99 का हमारा आता है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो 99 का होगा बी। एंड 100 का आंसर होगा असॉल्ट करना, क्रिमिनल फोर्स करना, आउटरेट द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, यानी 354 ऑफ द आईपीसी की बात कर रहा है, तो इसका होगा हमारा कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, तो 100 का होगा सी। तो मैंने आपको सारे विद लॉजिक, विद सेक्शन, विद प्रोविजन, विद मतलब विद आर्टिकल्स ऑल्सो, विद एग्जांपल, इलस्ट्रेशन सब बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।